नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस चैनल पर। यही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं आपके लिए सामाजिक और कानून से जुड़ी नई चीज़ों को लेकर आता हूं, जो कि आपके अधिकारों और स्वतंत्रता की बातें करती हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों की। दोनों के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होती है। उस लक्ष्मण रेखा को अगर कोई भी पार करने की कोशिश करता है तो निसंदेह मामला कोर्ट की तरफ जाता है दोस्तों। किराएदार के अपने अधिकार हैं, हाँ साथ में ड्यूटी भी हैं। ऐसे ही मकान मालिक के अपने अधिकार हैं, साथ में ड्यूटीज भी हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या असमानता है और एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। कमेंट करके बताइएगा कि आप किराएदार और मकान मालिक के रिलेशन के बारे में कितना जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अपने अधिकारों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में यदि हमें अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो कोई भी हमारा बेनिफिट ले सकता है। लेकिन साथ में आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जब फ्रेमर्स ने उसमें अधिकार डाले, क्योंकि हम गुलाम थे और गुलामी के समय हमारे कर्तव्य थे, अधिकार नहीं थे, तो जब उसमें अधिकार डाले तो साथ में ड्यूटीज को भी रखा, कर्तव्य को भी रखा, क्योंकि बिना ड्यूटी के भी अधिकार खराब हो सकते हैं। जहां पर सिर्फ अधिकार होंगे, ड्यूटी नहीं होगी, तो स्टेट ठीक से नहीं चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में ही वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि किराएदार को अपने और मकान मालिक को अपने अधिकार के साथ साथ ड्यूटीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किराएदार के अधिकार क्या हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब एक किराएदार और मकान मालिक के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसे हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी भी आप किराएदार को रखते हैं, मकान मालिक खास तौर पे, तो एक रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाएं। ऐसे ही किराएदार को रहने से पहले अपना एक रेंट एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, जो कि अमूमन 11 महीने के लिए बनता है। लीज के तौर पे आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। जब वो रेंट एग्रीमेंट बन जाए तो फिर उसके बाद अपना पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लैंडलॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, जिससे कि अगर कल को कोई दिक्कत या परेशानी होती है किसी भी टाइप की, तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब बात करते हैं किराएदार के अधिकारों की। तो सबसे पहले रहने योग्य घर का अधिकार क्या है दोस्तों, कि जब कोई किराएदार किसी मकान मालिक के पास कोई रेंट पे कमरा लेने जाता है, किराएदार एक घर लेने जाता है कुछ समय के लिए, जो भी एग्रीमेंट हो, तो उस समय पर जो घर के हालात हैं, कंडीशन है, वो इस टाइप की होनी चाहिए कि वो रहने योग्य हो। ऐसा घर हो जो सुरक्षित हो और ठीक ढंग से बना हो। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अमेनिटीज ही नहीं है, पानी नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम है, कुछ और इश्यूज हैं। तो ये उसके राइट्स हैं कि लैंडलॉर्ड उसको एक ठीक ठाक घर प्रोवाइड कराए। यानी जैसे प्लम्बिंग का कुछ इशू है वो ठीक कराए, अगर कुछ हीटिंग की प्रॉब्लम है उसको ठीक कराए, बिजली और किसी और की स्वास्थ्य या सुरक्षा से संबंधित खतरों को भी ठीक कराना चाहिए। ये उसके अधिकार है। फिर आता है गोपनीयता का अधिकार। ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड ये समझता है कि ये रेंट पे दे दिया तो ये मेरा ही है, मैं इसके अंदर एंट्री कर सकता हूँ। निसंदेह, नो डाउट वो आपका है, लेकिन क्योंकि उसे निश्चित अवधि के लिए किसी को किराए पर दिया गया है और वो उसका रेंट भी दे रहा है, तो जो किराएदार है उसका पूरा अधिकार है कि वो गोपनीयता या निजता रखे। आपका मकान मालिक बिना आपकी अनुमति के आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश मामले में वे आपके घर में निरीक्षण, मरम्मत या किसी अन्य कारण से प्रवेश करने से पहले कम से कम 24 घंटे का नोटिस देकर आएंगे। यानी 24 घंटे पहले आपको बताएंगे कि हम ये चीजें करेंगे, तो अगर आप परमिशन देंगे तो वो आएंगे। और अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर वो एंट्री कर भी सकते हैं। भेदभाव से मुक्ति का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक आवास कानूनों के तहत किराएदारों को जाति, रंग, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, विकलांगता या परिवार की स्थिति के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं बनाया जा सकता। कुछ स्थानों में यह अधिकार लिंग पहचान और आदि विन्यास को भी कवर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कपल्स या फिर कहें कुछ ट्रांसजेंडर्स या कुछ कहें कि गेज, जब इस चीज को किराए के लिए कोई मकान लेने जाते हैं तो उसमें भेदभाव हो जाता है। ऐसा देखने में आता है, कोर्ट के अंदर कुछ मामले आते हैं। तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी किराएदार का अधिकार है किसी भी टाइप का, कि उसका रंग कैसा है, वो कौन सा जेंडर का है, या फिर वो किस टाइप के कपड़े पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इस टाइप का कोई भी भेदभाव उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है किराया रोकने का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब एक किराएदार मकान मालिक से किराया रोक सकता है। तो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे मकान मालिक आवश्यक मरम्मत कराने में विफल रहे। जैसे कहा ना कि ड्यूटीज भी हैं मकान मालिक की, कि वो उनको सीवेज ठीक दे, मकान रहने योग्य हो,
या चीज़ें ठीक हों, तो अगर वो विफलता रहती है जो आपके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, यानी अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती हैं जो कि आपकी हेल्थ को इशू करती हैं, यानी सिविल सिस्टम ठीक नहीं है, तो निसंदेह उससे बदबू आएगी या उससे कुछ बीमारियों को जन्म मिलेगा, तो आप क्या रोक सकते हैं। नंबर 2, आपके घर में पानी ठीक नहीं आता, टेपिंग सिस्टम ठीक नहीं है, प्लम्बरिंग का काम है, या फिर मकान के अंदर, घर के अंदर कहीं से भी सीलन है या कुछ है, तो उस कंडीशन में भी आप रोक सकते हैं। ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखवाएं। उसके बाद प्रतिशोध से मुक्ति का अधिकार। अगर आप आवासीय समस्याओं की शिकायत करते हैं या मकान मालिक को कानून का उल्लंघन करते हुए रिपोर्ट करते हैं, तो वे आपका किराया बढ़ाकर या आपको निकालकर प्रतिशोध नहीं ले सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे किराएदार आप बने और उस घर में प्रॉब्लम है, आपने उनकी कंप्लेन कर दी, कंप्लेन होने पर वो ठीक भी हो गई, लेकिन अब वो क्या करेंगे, किराया बढ़ा देंगे। किराया बढ़ा के यानी वो निकालना चाह रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट तरीके हैं, किराया बढ़ा दिया या फिर कुछ आपके खिलाफ अलग चीजें करने की कोशिश करी, जैसे कि आपको बाहर निकाल के प्रतिशोध लेने की कोशिश की, तो ये टोटल गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो किराएदार के अधिकार हैं, तो जाहिर सी बात है मकान मालिक के भी अधिकार है। तो मकान मालिक के क्या अधिकार हैं वो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मकान मालिक के अधिकारों पर चर्चा करते हैं। मकान मालिक के अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किराए के भुगतान का अधिकार, जैसे कि कहा कि एक रेंट एग्रीमेंट बना, रेंट एग्रीमेंट में सारी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई हो रही है मकान मालिक की तरफ से, तो किराएदार उनका रेंट नहीं रोकेगा, वो उनको समय पर रेंट जो भी किराया तय है वो किराया देगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का या किसी और चीज का अलग से है तो वो करेगा, मेंटेनेंस है तो वो करेगा, लेकिन ये चीजें सब रेंट एग्रीमेंट में आनी चाहिए। उसके बाद संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, क्योंकि किराएदार का है कि उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं दिया जाएगा, नो डाउट, लेकिन साथ ही उसकी संपत्ति जो मकान मालिक की है वो नुकसान उसमें नहीं होना चाहिए, उसको बचाने की ड्यूटी भी किराएदार की है। ये अधिकार है मकान मालिक का कि ऐसा ना हो कि उसकी दीवार तोड़ दी, उसका प्लम्बिंग का पाइप तोड़ दिया या उसकी टेप तोड़ दी, है ना। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा, टेनेंट के खिलाफ। वैध कारणों से निष्कासन का अधिकार, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है मकान में किराएदार के द्वारा, तो उस कंडीशन में वैलिड तरीका हो गया, वैलिड रीजन हो गया, वैलिड रीजन में मकान मालिक आपको निकाल सकता है बिना नोटिस के। हाँ, अगर उसे निकालना है या बताना है तो फिर जो भी रेंट एग्रीमेंट में नोटिस लिखा हुआ है उस नोटिस पीरियड को बता के आपको निकालेगा या आपको मकान खाली करने के लिए बोलेगा। अमूमन ये 30 डेज का नोटिस होता है, बट लेकिन अगर वैलिड रीजन है, कुछ ऐसा रीजन है जो कि बताना जरूरी नहीं है, तो फिर वो आपको निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है किराएनामे की शर्तों को निर्धारित करना। मान लीजिए जो रेंट एग्रीमेंट बनता है उसमें कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन मकान मालिक और किराएदार मिलकर तय करते हैं। हालांकि मोस्टली चीजें फॉर्मेट पे चलती हैं, बट किराएदार और मकान मालिक को बैठ के ये तय कर लेनी चाहिए प्रैक्टिकली कि क्या क्या चीजों पर हम एग्री करते हैं, ताकि भविष्य के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। उदाहरण के लिए देखिएगा कि जब आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि वाटर का बिल इंक्लूडेड है रेंट में, या फिर वाटर का बिल इंक्लूडेड नहीं है रेंट में, तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साथ में कोई एमसीडी का टैक्स है या किसी प्रकार का और टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो भी उसमें क्लेरिफाई होना चाहिए कि अगर टैक्स पे करना है तो रेंट में किराएदार करेगा या मकान मालिक करेगा। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। डिस्प्यूट होगा तो फिर लीगल एक्शन हो। किराएदारों की स्क्रीनिंग का अधिकार, कई बार दोस्तों ये किराएदारों की स्क्रीनिंग का अधिकार बड़ा क्रिटिकल है। कई बार ये अलाउ किया भी जाता है, कई बार अलाउ नहीं किया जाता। यानी इसमें फाइनेंशियल स्टेटस एक तरीके से हम देख रहे हैं, मतलब मकान मालिक देख रहा है किराएदार का कि ये किराया देने की पोजीशन में भी है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो किराया देने की पोजीशन में नहीं है तो जरूरी नहीं है वो उनको मकान दे, और अगर वो उनका रेंट नहीं चुका पा रहे हैं तो वो उनको निकाल भी सकते। अब दोस्तों दोनों सूरत में अगर देखें तो किराएदार और मकान मालिक की फिर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये बात हुई अधिकारों पे, तो जिम्मेदारी भी तो है। तो जिम्मेदारी पे आते हैं। संपत्ति का रखरखाव, ये जिम्मेदारी किराएदार की भी है और मकान मालिक की है। अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट ड्यूटीज की कि मकान मालिक और किराएदार की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो मकान मालिक की जिम्मेदारी है संपत्ति का ठीक से रखरखाव करना, और किराएदार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए किराएदार गया, किराएदार को अपनी जगह को साफ सुथरा रखना है, किराएदार को यह सुनिश्चित करना है कि कोई टूट फूट ना हो, कहीं डैमेज ना हो, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। समय पर किराया चुकाना, ये किराएदार की जिम्मेदारी हो गई। किराएनामा की शर्तों का पालन करना दोनों की ड्यूटी हो गई कि जो भी रेंट एग्रीमेंट के अंदर ड्यूटीज बनी हुई हैं या फिर राइट्स बने हुए हैं, यानी जो भी क्लॉज डाले गए हैं, उन दोनों को
दोनों मिलके अमल में लाएंगे और किसी भी टाइप की कोई भी नानुकर उसके अंदर फ्यूचर में नहीं होगी। यानी कह सकते हैं वो इर्रिवोकेबल होगा, यानी चेंज नहीं हो सकता, रिवोक नहीं हो सकता। अगर इसके अंदर विवाद होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब दोस्तों जब रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, रेंट एग्रीमेंट के बाद किराएदार शिफ्ट भी कर जाता है, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है पुलिस से। अब बात स्टार्ट होती है कि क्या अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो इसमें 3 सूरत में आप जा सकते हैं। पहला, बातचीत से मामले को सुलझाएं, यानी मीडिएट करें। डोंट लिटिगेट, मीडिएट। आप मीडिएशन के लिए खुद भी बैठ सकते हैं किसी तीसरे व्यक्ति को बिठा के, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका आपको सूट नहीं करता तो दिल्ली गवर्नमेंट के फ्री मीडिएशंस हैं, या फिर किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो वहां के फ्री मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, आप वहां जाके अप्लाई करें और वो आपकी मीडिएशन करा देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, एक खुली बातचीत का भी एक अवसर होता है मीडिएशन। आप गवर्नमेंट को जाके कह सकते हैं। खुली बातचीत का मतलब हो गया कि आप दोनों आपस में बैठकर भी बिना किसी तीसरे पक्ष के भी अपने मैटर को सुलझा सकते हैं। आपके पास रेंट एग्रीमेंट होता है, आप लोगों ने मिलके वो रेंट एग्रीमेंट बनाया है और दोनों ने उस पर एग्री भी किया था। तो क्योंकि आप दोनों ही उसमें सम्मिलित थे, इसलिए आप क्लियरली उस मैटर को सुलझा सकते हैं, जो भी मैटर आपके पास आ जाए। दूसरा, कानूनी कार्रवाई दोस्तों। कानूनी कार्रवाई लास्ट विकल्प होता है। सबसे पहले मीडिएट करना चाहिए, लिटिगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपका मैटर नहीं सुलझ रहा है तो फिर रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, उसके तहत आप कानूनी कार्रवाई भी एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे रेंट के या बहुत सारे रेंट पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, वो बहुत क्लेरिफाई करते हैं इन चीजों को कि जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट में आप दोनों ऐसे क्लॉज डालें जिस पर आप दोनों सहमत हो सकें, फ्यूचर में कोई एम्बिगिटी ना हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी आप अनहोनी से बच सकें, लिटिगेशन में न जाएं क्योंकि वो अनायास से खर्चा है। तो उन चीज़ों से भी बचा जा सकता है यदि आप रेंट एग्रीमेंट ठीक से बनाते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इसके बारे में कितना जानते थे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। पर्सनली भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरीके की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। अब आपसे विदाई चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।